नमस्कार, सिटीजन्स वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। इससे पहले मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूँ, आप लोगों से निवेदन है, सिटीजन्स वॉइस शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन ऑन करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर करें। जनता की आवाज़, आवाम की आवाज़, सिटीजन्स वॉइस शो हम सबकी आवाज़ है। अजय सिंह ऑफिशियल मेरा हैंडल है, मैं आपका होस्ट आत्मजीत सिंह हूँ। आज हम चर्चा करेंगे अदानी के इंस्टीट्यूशनल कैप्चर पर। ये मामला सिर्फ सरकार तक सीमित नहीं है। पार्लियामेंट में विधेयक जो आते हैं, बिल जो आते हैं, वो भी पहले से ही प्री प्लान्ड होते हैं। अदानी साहब को कौन-सा धंधा दिलाना है, कितने का दिलाना है, उनके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स का क्या होगा, उनके ज़मीनों के अधिग्रहण का क्या होगा, हसदेव के जंगल क्यों काटे जाएँगे, उससे जो कोयले की माइनिंग होगी, उससे राजस्थान का जो कारखाना है, वो कैसे चलेगा और एक ऑर्गेनाइज़्ड लूट, जिसकी बात मनमोहन सरकार ने की थी, मनमोहन सिंह ने की थी कि ये ऑर्गेनाइज़्ड लूट है, इस पर चर्चा करेंगे। अजय शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत-बहुत स्वागत है अजय शुक्ला जी आपका। और कल से खबर एक चल रही है और तमाम सोशल मीडिया चैनल पर भी बात हो रही है उस पे कि अदानी की कंपनी ने 1400 करोड़ रुपए का चपत राजस्थान की सरकार को लगाया और ये चपत इसलिए लगाई क्योंकि उन्होंने एक कारखाना जो है हरियाणा राजस्थान सॉरी माफ कीजिएगा राजस्थान विद्युत बोर्ड के साथ एक अनुबंध किया जिसमें उन्होंने कहा कि कोयला जो है हम छत्तीसगढ़ से लेके आएंगे, उसके लिए हम रेलवे लाइन बिछाएंगे और उसके बाद वो कोयला का हस्तांतरण जो छत्तीसगढ़ से राजस्थान का होगा उसकी कॉस्ट हमारी होगी और हम यहाँ पे कोयला प्रोवाइड करेंगे। फिर उन्होंने 1400 करोड़ का एक बिल दे दिया, रेलवे लाइन डाली नहीं, रेलवे कनेक्टिविटी की नहीं, कहते ट्रांसपोर्ट ट्रकों के द्वारा ये सामान लेके जाया गया, इसलिए 1400 करोड़ का बिल फाड़ दिया उन्होंने। फिर एक कमर्शियल कोर्ट में मामला जाता है। जयपुर के कमर्शियल कोर्ट के जज दिनेश कुमार गुप्ता ने रूलिंग दी कि अदानी लेड फर्म अर्न मोर देन 1400 करोड़ इन ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस एट द कॉस्ट ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी। उसी दिन भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया, कमर्शियल जज को हटा दिया, उनको 200 किलोमीटर दूर भाग भेज दिया। अब राजस्थान हाई कोर्ट ने अगले दिन गुप्ता साहब को बेवर डिस्ट्रिक्ट के 200 किलोमीटर दूर बेवर डिस्ट्रिक्ट में हस्तांतरित कर दिया, ये कह के कि उनकी वापस जो हाई कोर्ट है उसमें हम उन्हें उनको भेज रहे हैं। पहली बात तो मेरी इस बात से है कि जितने भी बिल अभी तक आए हैं, उनकी चर्चा नहीं होती, कमेटीज नहीं बनती। पहले यूपीए सरकार में जिस तरीके से बिल आते थे, उन पे कमेटियां बनाई जाती थी, मनरेगा पर और चीजों पर, और उसके बाद जब ऑपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लिया जाता था, तभी उस बिल को पास किया जाता था, उसका एक्ट बनाया जाता था। आजकल तो सारी जो चीजें हैं वो अदानी के ऑफिस में हो रही हैं और वहीं से वो पास होके आती हैं और इनका सिर्फ ये काम होता है कि उसको जैसे भी आनन फानन में पास करा लो, डिबेट किसी चीज पर मर्जी करो, पर पास जो है अदानी का बिल होना चाहिए। दोनों विषयों पर मैं आपसे समझना चाहता हूँ जी। देखिए, मुझे लगता है आप पहली बात तो ये सोचना बंद कर दीजिए कि सरकार एनडीए की है या बीजेपी की है। ये सरकार अडानी की है और ये सरकार असल में प्रधानमंत्री भारत का अडानी है। वो कोई भी लायबिलिटी से मुक्त है, इसलिए वो सरकार में बैठा आपको नहीं दिखाई देता है। वो इस देश की सरकार को कैसे चलेगी, क्या होगी, इसको लेके इसका मैं उदाहरण एक प्रस्तुत करता हूं, वहां से बात शुरू करता हूं। आरके सिंह भारत के बिजली मंत्री थे और जिस समय वो बिजली मंत्री थे तो एक दिन मेरी उनसे बात हुई और मैंने पूछा कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया कि कोयला के लिए अभी तो ये बताया गया था कि कोयला भारत में इफरात है और जब आप बोल रहे थे कि इतना कोयला है कि हम बाहर भी निर्यात कर सकते हैं, तो फिर क्या ऐसी स्थिति आ गई कि आपने यह ऑर्डर कर दिया कि अब देश के सभी बिजली घर विदेशी कोयला खरीदेंगे और इतने परसेंट खरीदना अनिवार्य होगा। तो ये करने का क्या मतलब है? और जो विदेशी कोयला है वो कोयले की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है और महंगा इससे जो है 100 गुना नहीं 300 गुना है। अब आप सोचिए, जब इतना महंगा हो और सब कुछ हो, तो ऐसी स्थिति में आप ये क्यों चपत लगा रहे हैं? और सॉरी 300 गुना कह रहा हूं, 300% महंगा हो, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से सवाल उठता है। जब यह बात मैंने कही तो उन्होंने एक चीज मुझे हंसते हुए कही, छोड़िए क्या इस पे समझा। अरे मैंने कहा आप बताओ, आप तो बड़े एथिक्स बताया करते थे जिस समय आप भारत के गृह सचिव थे, आज आप यह बता रहे हैं। हमने कहा बहुत सारी चीजों में आप पलट गए तो हमें चलो लगा कि आप बीजेपी के साथ हैं, इसलिए कोई बात नहीं, लेकिन ये क्यों कर रहे हैं? इसमें तो कहीं बीजेपी इन्वॉल्व नहीं है। तो हंसते हुए बोले, बीजेपी नहीं, बीजेपी का मालिक इन्वॉल्व है।
तो हमने कहा मतलब? फिर उन्होंने मुझे एक चीज बताई, कहा मुझे पीएमओ से कॉल आया कि इसको लेके एक मीटिंग होनी है। कहा चूंकि मैं खुद भी सेक्रेटरी रहा हूं तो मुझे पता है, मैंने तुरंत बुलाया, मैंने कहा इसकी पूरी फाइल वाइल तैयार करो और ऐसे 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 करके ये कर लो। करके हम तो इस तैयारी के साथ गए थे कि नहीं हमारे पास कोई कोयले की कमी नहीं होगी, कोई ये स्थिति नहीं होगी, कोई सारी चीजें, हमारी पूरी व्यवस्थाएं थी। और जब हम वहां पहुंचे तो मुझे जो है ओएसडी ने बताया कि सर आप जो है बैठिए, भी साहब आते हैं तो वो होगा। और साहब आए तो साहब के पास हम तो इस तैयारी से गए थे कि डिस्कशन होगा इसको लेके। वहां साहब ने कहा कि जो है अरे सिंह साहब इसको जो है आप इनके साथ बैठ जाइए। अडानी ग्रुप के ऑफिसर थे, कहा इनके साथ बैठ जाइए, ये बताएंगे क्या करना है और ये पूरा सारी वो तैयार किए हुए हैं। तो कहा मेरी फाइल तो रख दी गई, मुझे उल्टा एक फाइल पकड़ा दी गई और कहा है इस पे बस साइन कीजिए और इसको दे दी। यानी फाइल ही पहले से तैयार होकर अडानी के यहां से आई थी, आपकी नोटिंग की जरूरत नहीं है, आप अपनी फाइल को डस्टबिन में डालिए। और फिर उसके बाद नोटिफिकेशन जारी हो गया। तो अब आप समझ लीजिए, और ऑस्ट्रेलिया का कोयला किसका आना था? अडानी का आना था। तो साहब जब इस तरह से सरकार चलती हो, पीएमओ में ऐसी मीटिंग होती हो, बस फोटो बन जाएगी, वीडियो बन जाएगा, हाँ कैबिनेट हो रही, आपने देखा आज तक किसी कैबिनेट में कोई चर्चा हुई है? आप याद करिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। मैं पंडित नेहरू पे नहीं जा रहा हूं, इंदिरा जी पे नहीं जा रहा हूं, राजीव जी पे नहीं जा रहा हूं, जिन्हें ये कमजोर प्रधानमंत्री कहते हैं वहीं की बात कर ले रहा हूं। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तमाम बिल आते थे, तमाम सारी उनपे प्रस्ताव आते थे, उनपे चर्चा होती थी, कांग्रेस के ही अपने मंत्री और सब सवाल उठाते थे कि किससे क्या फायदा होगा, नुकसान होगा, जनता को ये नुकसान होगा, ये चीजें होंगी। आज हो रहा है क्या? किसी में हिम्मत है क्या कि कह दे नहीं? तो आज जब यह स्थिति हो तो ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे? तो वही स्थिति है कि आप याद करिए, जब अरुण कुमार मिश्रा जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट में, और उस समय में राजस्थान सरकार ने अडानी के प्रोजेक्ट पे तमाम सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। गहलोत की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। 2 मिनट के अंदर अडानी के यहां से पहुंचा निर्देश, एक याचिका दाखिल होती है और अरुण कुमार मिश्रा जो है तुरंत ऑर्डर पास कर देते हैं अडानी के लिए, और राजस्थान सरकार के सारे आदेश धरे के धरे रह जाते हैं। अब देखिए, और जैसे अरुण कुमार मिश्रा रिटायर हुए, अगले दिन उन्हें ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन के तौर पे ज्वाइन करना था। मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि इसी तरीके से तमाम लोगों को होता है। नरेंद्र मोदी जिन दिनों मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मानसी सोनी की सीडी और वो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। और याद करिए, जो उस समय चीफ जस्टिस थे सदाशिवम, उन्होंने क्या किया था कि ये सीडी और ये एफिडेविट इसको सील कर दिया जाए, अब इसको वो नहीं किया जाएगा। नतीजतन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उनको तुरंत केरल का राज्यपाल बना दिया गया। तो साहब इस तरह से जब काम होता हो तो आप किस उसकी उम्मीद करेंगे? असल में जब यह सरकार चल रही हो तो उसको, उसके लिए जनता मायने नहीं रखती थी। यहां तो बेचारा डिस्ट्रिक्ट जज रैंक का ऑफिसर था, और डिस्ट्रिक्ट जज रैंक का ऑफिसर ही चूंकि वाणिज्यिक कोर्ट का हेड बनाया जाता है, और वाणिज्यिक कोर्ट सरकार और हाई कोर्ट की सहमति से बनती है। अब आप बताइए, गुप्ता ने न्याय की बात कर दी, लोग कहते हैं बनिया तो भाजपा ही होते हैं, उसने तो न्याय की बात की थी, फाइलों के मुताबिक बात की थी। सही बात कहने का गुनाह यह है
कि उसे वहां से 200 किलोमीटर दूर, चूंकि और कुछ तो नहीं बिगाड़ सकते थे जज का, तो 200 किलोमीटर दूर फेंक दिया। तो मैं ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से मानता हूं कि देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, आज सरकार नहीं चल रही है, अडानी के निर्देश चल रहे हैं। और ये निर्देश एक जगह तो है नहीं, हर जगह चल रहे हैं। आपने संसद का अभी ये सत्र देखा, भारत के इतिहास में सबसे छोटा संसद का सत्र था। इतने छोटे सत्र, संविधान निर्माताओं ने जब संविधान सभा में बहस की थी तो उन्होंने क्यों अनिवार्य रखे थे सत्र, उसके पीछे वजह थी कि उस पर चर्चा हो, उस पर बात हो, उस पे अच्छे बुरे विचार आए। आप याद करिए, पंडित नेहरू तमाम सारे बिल लेके आते थे, विधेयक लेके आते थे, तमाम विषयों पे चर्चा होती थी। कांग्रेस के सांसद ही पंडित नेहरू के ऊपर हमला बोलते थे। आज भी आपको याद होगा महावीर त्यागी का वह बयान, जब महावीर त्यागी ने कहा था कि मेरे सिर पे बाल नहीं है, नेहरू जी मेरा सिर काट के फेंक दे दें किसी को। इस तरह से करके विरोध किया जाता था। अब आप सोचिए, जबकि वो देश को बचाने के लिए बात कर रहे थे, लेकिन फिर भी विरोध होता। आज क्या स्थिति है? आज नरेंद्र मोदी यदि किसी को कुत्ता कह दे तो पूरी सांसद वही बोलने लगेंगे। वो अपने भाजपा के ही सांसद को यदि कुत्ता कह दे तो भी वो सब वही बोलने लगेंगे। खुद जिसकी मां के लिए कहेंगे या बाप के लिए कहेंगे वो भी बोलने लगेगा। तो यह तो अब आज भाजपा हो गई है, अब क्या कहेंगे। तो कुल मिलाकर के आज की डेट में सरकार नहीं चल रही, एक कारपोरेट के गुलाम बैठे हुए हैं और वो चल रहे हैं। और उनका सबसे बड़ा नौकर, जिसे प्रधान सेवक कहते ही हैं वो, तो वो अडानी का प्रधान सेवक सत्ता में बैठा हुआ हो, सत्ता के शीर्ष पर, तो आप उससे क्या करेंगे। एक गुंडा देश का गृह मंत्री हो, तड़ीपार गृह मंत्री हो, तो आप क्या उम्मीद करेंगे। तो यही होगा और यही सत्य है। तो इसी का नतीजा है कि संसद के अंदर दिल्ली से लेकर देश के तमाम राज्य, तमाम शहर और दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर भारत के, और जब सबसे ज्यादा प्रदूषित हो और उस प्रदूषण के मामले पे चर्चा को लेकर के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कहते हो कि चलिए आरोप प्रत्यारोप छोड़िए, यह देश का विषय है, देश के बच्चों के भविष्य का विषय है, सबके जीवन का विषय है, इस पर हम चर्चा करें, इसका समाधान निकालें, हर जिले के मुताबिक कार्य योजना तैयार करें और इसके लिए करें, इसकी चर्चा होनी चाहिए। हाँ हाँ तो कह दिया किरण रिजिजू ने, लेकिन क्या चर्चा हुई? सत्र खत्म हो गया। हम आप बात कर रहे हैं, जब हुई चर्चा, जब उनसे पूछा जा रहा है तो कह रहे हैं नहीं, कांग्रेस ही चर्चा नहीं चाहती। कांग्रेस के शीर्ष नेता ने, नेता प्रतिपक्ष ने खुद सदन में कहा, यह किसी से छिपा नहीं है सदन की कार्रवाई में, और उसके बाद झूठ बोलता है। प्रियंका गांधी पहले ही दिन, याद करिए, प्रदूषण को ही लेकर के उन्होंने बोला था, जब नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम को लेके चर्चा की बात की थी तो प्रियंका गांधी ने ही जवाब दिया था और यही कहा था, क्या यह चर्चा का विषय है? चर्चा का विषय होना चाहिए जिस तरह प्रदूषण से ये स्थिति हो रही, चर्चा का विषय होना चाहिए इस देश में बेरोजगारी की बात, चर्चा का विषय होना चाहिए इस देश में महंगाई, चर्चा का विषय होना चाहिए जिस तरह से दूसरे और समस्याएं खड़ी हुई हैं। तो मुद्दों पे बात होनी चाहिए। कौन कर रहा है? ये अपने आप में सबूत है। तो ऐसे में चर्चा होती है परमाणु ऊर्जा पर। क्यों? परमाणु ऊर्जा को निजी हाथों में सौंपने का पूरी दुनिया में पहली बार कोई यत्न किया गया तो ये भारत में हो रहा है, और भारत का प्रधानमंत्री उसके लिए इतना कीन है कि रात 2 बजे तक सत्र चलता है। अब आप सोचिए, 2 बजे तक रात के सत्र चला के आप पास कराते हैं। क्यों? मालिक का मामला है, मालिक की जो है परमाणु ऊर्जा में रुचि है, तो उनको साहब जाना है। आप सोचिए, आप परमाणु का, जिसके हाथ में आप परमाणु के तमाम चीजें दे देंगे, वो कभी भी न सिर्फ भारत को बल्कि दुनिया के लिए खतरा पैदा कर सकता है। अचानक कोई ऐसी स्थिति आ जाए
तो आपने अडानी को देने के लिए इस हद तक आप गिर गए। यह स्थिति है। पर्यावरण की विषय की बात चल रही है, अरावली के पर्वत श्रृंखलाओं को आप यह कहते हुए डिफाइन कर देते हैं कि 100 मीटर से जो नीची है नहीं है वो पर्वत नहीं माने जाएंगे। तो हिंदुस्तान का छोड़िए, पूरे एशिया में 99% पर्वत श्रृंखलाएं खत्म। 99% पर्वत श्रृंखलाएं 100 मीटर से कम है। तो ऐसी स्थिति में तो दुनिया में कहीं पे भी खदान करो, कहीं पे भी कोई कब्जा कर ले। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े जजेज, बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े अफसर, इन्होंने जाके अवैध कब्जा कर करके जंगलात में, पहाड़ियों पे और सब जगह जाके बना लिए हैं और अय्याशी कर रहे हैं। तो इसलिए साहब उसको हमें अब घोषित कर देना है, वो तो है ही नहीं पर्वत। जब पर्वत ही नहीं तो फिर आप संरक्षण के उसमें दायरे में नहीं आएंगे, और दायरे में नहीं आएंगे तो आप कुछ करिए। प्रदूषण से आप मरते हैं, मर जाइए, लेकिन साहब की अय्याशी चलने दी, कारपोरेट की अय्याशी चलने दी, तो ये करेंगे, इसका कानून पास करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट इतना ज्यादा निर्लज्ज हो जाता है, गुलामों का वो बन जाता है। ये जजेज नौकर बन के काम करते हैं, और इन जजेज की यह स्थिति है कि उसमें हाँ में हाँ मिलाते हैं। कल्पना करिए, जजेज हैं, ये तो शायद उस गोदी मीडिया से भी ज्यादा बुरी स्थिति के लोग हैं। तो इसी यही कारण है कि ये जूते के हकदार हो रहे हैं, और कोई वजह नहीं है। तो यह स्थिति भी होती है। इसके बाद यदि आप बात करें, आप देख लीजिए, ये गरिमा गिरा रहे हैं इस जुडिशरी का, जो एक इंस्टीट्यूशन, एक महान इंस्टीट्यूशन था, उसकी इज्जत को धूमिल कर रहे हैं। और फिर इसके बाद आप देखिए, इनको गरीब से नफरत है, इनको नफरत है महात्मा गांधी से। क्यों? महात्मा गांधी गरीबों के लिए लड़ाई लड़ते थे। महात्मा गांधी तो नगर सेठ के बेटे थे। पोरबंदर जाइए, भाटिया बाजार में जहां उनका घर है, आप जाके देखिए, पूछिए, वहां के सबसे बड़े नगर सेठ के बेटे थे, और उन्होंने अपना सब कुछ त्याग की। आधी धोती में उस बुड्ढे ने अपनी जिंदगी दे दी। 3 गोलियां उस बुजुर्ग के छाती में उतार दी गई। क्यों? क्योंकि वो सच बोल रहा था, सौहार्द स्थापित करने की बात कर रहा था, गरीबों की लड़ाई लड़ रहा था। गरीबों के दर्द को वो सिर्फ बातों में नहीं कह रहा था, उसको जी के दिखा रहा था कि देखिए, आधी धोती में हम भी जी रहे हैं। जब तक तुम्हारे तन पे कपड़े नहीं होंगे, मेरे भी तन पे नहीं होंगे। तो सोचिए, वो जिसने उसकी बात की, गरीब को उसने सबसे बड़ा परमेश्वर के लिए जोड़ा, उस शख्स की हत्या करने वाले लोग तो फिर क्या है, उसके विचारों की भी हत्या करेंगे। यदि मनरेगा की बात होती तो मनरेगा गांधी के ही उन विचारों से पनपा हुआ एक था कि गरीब को कुछ नहीं मिल पा रहा है तो गांव में बाकी जो अपना काम करता है करे। 100 दिन यदि उसे सरकारी रोजगार मिल जाएगा तो कम से कम उसका घर चलने की स्थिति आ जाएगी। तो यह एक सपोर्ट दिया था कांग्रेस की सरकार ने, और उसके लिए सोनिया गांधी बड़ी कीन थी। उस समय के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसका विरोध किया था, अरे बड़ा पैसा लग जाएगा, ये लग जाएगा। तब सोनिया गांधी ने कहा था, चाहे जितना पैसा लग जाए, हम गरीब को कम से कम रोटी खाने भर का तो दे सकें। तो खाद्य सुरक्षा कानून हो या ये हो, ये दोनों सोनिया गांधी की अपनी जिद थी। इसलिए क्योंकि गरीब से गरीब को सब कुछ मिल जाए, और उसके लिए वो कई बार बिफरी, कई बार गुस्सा भी हुई। तो अब आप सोचिए, और जिस समय इसको लागू किया गया, आप देखिए, सर्वसम्मत से लागू कराया था श्रीमती गांधी ने। कल्याण सिंह भाजपा की तरफ से उसको लीड कर रहे थे, उन्होंने भी उसमें हाँ में हाँ मिलाई थी। और आज उसी दल के लोग उसकी हत्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उससे अडानी को फायदा देना है। अब जब ये 40% और 60% का रेशियो चलेगा तो साहब कारपोरेट अपना हाथ बटाएगा। कारपोरेट आपको रोजगार देगा, वो आपको गुलाम बनाने का काम है। और राज्य के पास इतना पैसा नहीं है कि वो ये मैनेज कर सके, तो ये योजना फेल हो जाएगी। तो गरीब मरेगा,
अभी भी आप देखिए 100 दिन की गारंटी की बात है, 50 दिन भी तो नहीं दे पा रहे, और 50 दिन दे नहीं पा रहे, कह रहे हैं 125 दिन देंगे, और उसके बाद में जब किसानी का समय होता है तो वो 60 दिन आपको रोजगार नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी जरूर है। यानी आपसे वो भी छीनना है। तो आपको सिर्फ भिखारी बना के रखना है। 5 किलो अनाज लो, किसी तरह पेट भर लो, ज्यादा बोलना नहीं है, ज्यादा करोगे तुम्हारी रोटी छिन जाएगी। रोजगार देंगे नहीं, एमएसएमई हमने बर्बाद कर दिया, वहां रोजगार है नहीं। हैवी इंडस्ट्रीज हमने बर्बाद कर दी, वहां रोजगार है नहीं। भारत की तमाम जो पीएसयूज थे उनको हमने बर्बाद कर दिया, बेच दिया, साहब उसमें रोजगार है नहीं। सरकार में रोजगार निकल नहीं रहा है, आउटसोर्स हो, ये सरकार के कर्मचारी नहीं, एक ठेकेदार के कर्मचारी बनके, और कर्मचारी ने अब तो अधिकारी भी वो रखने लगे। उत्तर प्रदेश में तहसीलदार भी रख रहे हैं आउटसोर्स पे। अब आप सोच लीजिए, जब ये आउटसोर्स से चलेगा तो देश में आने वाले बच्चों का भविष्य क्या होगा। सेना में जो है किस तरह से अग्निवीर बना के कर दिया है कि साहब आप वो भी बस फूटिए, इसके बाद अराजक होके घूमिए, लूटिए, सब कुछ कीजिए, और फिर हम यह कह के मार देंगे। आपके जंगलों में घुसेंगे, अडानी को कब्जा कराएंगे, आपके जंगल काट डालेंगे, 6-6 लाख पेड़ काट डालेंगे। यहां एक पेड़ काटने पे जाने कितना बवाल हो जाया करता था। 6-6 लाख पेड़ काट डालना है सरकार की संरक्षण में, पुलिस की संरक्षण में, और उसके बाद कोई नहीं। क्यों? क्योंकि अडानी सेठ का मामला है, उनको हमें खदान देनी है, उनको ये करना है, उनको कब्जा कराना है। तो साहब जब यह चल रहा हो, आदिवासियों से उनकी जमीनें जबरदस्ती ली जाएंगी, जो विरोध करेगा साहब उसे नक्सली बता के मार देंगे। जब यह करेंगे तो कौन सा लोकतंत्र, कौन सा देश? तो अडानी देश हो गया है, और अडानी देश बना दिया हो तो निश्चित रूप से दुखद है। आप देख ही रहे थे, आप देखिए जम्मू कश्मीर में उस प्रोजेक्ट को लेकर के दबायर के जो जर्नलिस्ट गया, और जिसने वहां पे जाके उसकी खोजी रिपोर्ट बनाने की कोशिश करी, साहब आप देखिए उसको वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। और जो कुछ है, उसने क्या गुनाह किया था भाई? उसके पास कोई असलाहा था, कोई चीज थी, एक पेन था, एक कलम थी, एक कैमरा था, और क्या था? वो इतना बड़ा खतरा बन जा रहा है। क्यों? हाँ, खतरा बन जा रहा है। अडानी का सच सामने ले आ रहा है कि कैसे नरेंद्र मोदी पूरे जम्मू कश्मीर के तमाम उस प्राकृतिक वादियों को कैसे बेच रहे हैं उसके लिए। यह सब हो रहा है। आपको याद है पहलगाम का जो आतंकी हमला हुआ? क्यों हुआ? क्यों नहीं उसका सच सामने आ रहा है? क्योंकि साहब अमित शाह के लड़के का 7 स्टार होटल बन रहा है, वहां के लोगों की जमीनें कब्जा करनी थी, तो इसी नाम पे वहां के 5,000 लोगों को थानों में बैठा बैठा के मारा गया, और उनसे जमीनें लिखवा ली गई। क्या करता? बेटे का इनकाउंटर करवा दे, ले जमीन, बच्चा तो जिंदा बच जाएगा। इस तरह से करके आपने किया है, तो यह देश बना दिया है। जब यह देश बना दिया तो स्वाभाविक सी बात, लड़ने के लिए आवाज किसकी है? आपको दिखाई दे रहा है कहीं अखिलेश यादव बोल रहे हैं, आवाज बन रहे हैं? आपको दिखाई दे रहा है कि तेजस्वी यादव बन रहे हैं? आपको दिखाई दे रहा है ममता बनर्जी बन रही है? आपको दिखाई दे रहा है उद्धव ठाकरे या शरद पवार बन रहे हैं? आपको दिखाई दे रहा है कोई? नहीं। सिर्फ एक आदमी हमारे पास जो इन सब के खिलाफ लड़ने की हिम्मत कर पा रहा है, राहुल गांधी। बताइए और कौन बोल रहा है? सब अपनी कुर्सी के लिए बोलेंगे, हमें मुख्यमंत्री बनना है, हमारे राज्य का ये मसला है, इसमें बोले। वही जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के सहयोग से जीता हुआ उमर अब्दुल्ला, वो कहने लगता है ना वोट चोरी हमारा कोई मुद्दा नहीं है, वो कांग्रेस का मुद्दा है। वही स्थिति हुई कि जब तुम्हारा घर जल रहा था तो हम तालियां बजा रहे थे, अब जब हमारा घर जल रहा है तो फिर सब हंस रहे हैं। वही स्थिति, रो फिर रो। अब आप देखिए जो 10-10 हजार रुपए लेके वोट दी थी औरतें, आज रो रही नहीं, नाच रही थी मोदी के, उसकी वीडियोस मौजूद है। और आज रो रही हैं, हम कहां जाएंगे, क्या करेंगे। ले तो लिए 10,000 रुपए,
10,000 रुपए लीजिए, अपनी इज्जत भी लुटवाइए, अपने घर भी तोड़वाइए और सब कुछ कीजिए। बेचा तो तुमने है अपना जमीर। जब बेच दिया तो तुम्हें कहने का हक कैसे? लड़ने वाला ही बोल पाएगा ना। तो राहुल गांधी यहां से लेके दुनिया के मंच पे भी जाके लड़ते हैं। किसके लिए? भारत के लिए, भारत के नागरिकों के लिए, भारत के हर वर्ग के लिए। यह बड़ी बात, यह हिम्मत किसी और में नहीं, उन्हीं में हिम्मत थी कि जो यह बात कह सके कि अब लड़ाई सिर्फ बीजेपी आरएसएस से नहीं है, इंडियन स्टेट से। कौन कह सकने की हिम्मत रखता था? किसी ने इसके पहले कहा हो तो बता दीजिए मुझे। भारत का नेता प्रतिपक्ष यह बात कह रहा है, इतनी दम के साथ कह रहा है, इसलिए क्योंकि वह देख रहा है, वो सच जानता है। इसलिए निश्चित रूप से सलाम करना बनता है उस शख्स को कि इतने सब तकलीफें झेलने के बाद भी वो कर रहा है। औसतन हर चंद दिनों में उनपे एक एफआईआर दर्ज हो जाती है, एक मुकदमा दर्ज हो जाता है, सब झूठे पाए जाते हैं लेकिन दर्ज रहते हैं। अब सोचिए, वह लड़ाई लड़ी जा रही है, ऐसी लड़ाई है जो असमानता के उस पर लड़ी जा रही है। यह लोकतांत्रिक लड़ाई नहीं है, ये पूरी तरह से फांसीवादी लड़ाई लड़ी जा रही है। और ऐसे में तथाकथित हमारे कुछ जो सेकुलर या लिबरल मीडिया कह दीजिए, वो अपनी देख रहे होते हैं कहां से क्या हो जाएगा, कि हमें अरविंद केजरीवाल के यहां से, आम आदमी पार्टी से कुछ पैसा मिल जाएगा तो साहब नहीं नहीं नहीं, पंजाब में बड़ा अच्छा चल रहा है, दिल्ली में बड़ा अच्छा चल रहा था, यहां बड़ा अच्छा चल रहा था। प्रशांत किशोर पैसा दे देंगे, अडानी से ही मिल रहा था प्रशांत किशोर को पैसा, तो बड़ा, और झूठी खबरें फैलाने लगेंगे। इसी तरीके से तमाम चीज, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, यही समस्या। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने जी बड़ा विस्तार से बहुत सलीके से सब चीज़ें बता दी। एक प्रोग्राम हम लोग और करेंगे और उस पर हम जो राहुल गांधी का जर्मनी ट्रिप था, जो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की तैयारी वो कर रहे हैं, जिसमें ये डीप स्टेट वाला वर्ल्ड ऑर्डर जो है, उसको काउंटर कैसे किया जाए। तमाम लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़, नाटो से अमेरिका का अब हट जाना, ज़ाहिर तौर पर जर्मनी, फ्रांस उसको लीड करेंगे और इसी वजह से शायद जर्मनी में वो जाके उन लोगों से, उन प्रतिनिधियों से मिल रहे हैं। क्योंकि जब तक नया वर्ल्ड ऑर्डर नहीं आएगा, ये जो डीप स्टेट के द्वारा लूट की जा रही, जिसको ऑर्गेनाइज़्ड लूट कहते हैं, फॉरेस्ट खत्म कर दीजिए, मनरेगा खत्म कर दीजिए, रोजगार के साधन खत्म कर दीजिए, हर चीज को अपने हाथों में ले लीजिए। मतलब हर चीज जो है वो एक ही आदमी बनाएगा ताकि आपकी जबान खुलेगी नहीं। पत्रकारिता तो छोड़िए, यहाँ तो मतलब इंस्टीट्यूशंस ही खत्म हो गई। भाई देखिए, मीडिया खत्म हो गया, उसके बाद जुडिशरी पे ताला लग गया। जुडिशरी कहती है कि फॉरेस्ट रिजर्व जो कंजर्वेशन एक्ट है उसमें सिर्फ सेंटर डिसाइड करेगी कौन सी जमीन यूज की जा सकती है कमर्शियल एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए, कमर्शियल पर्पसेस के लिए। स्टेट का आपने स्वामित्व खत्म कर दिया। तो ये बड़े डेंजरस प्रेसिडेंट्स हैं जो ये डीप स्टेट इस वर्ल्ड ऑर्डर में चल रहे हैं। तो नया वर्ल्ड ऑर्डर क्या होगा, उसका स्वरूप क्या होगा और जिस पे राहुल गांधी काम कर रहे हैं, इस पर चर्चा अगले प्रोग्राम में करेंगे। आज की पर चर्चा में भाग लेने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।